मैंने जीने के लिए हाथ उठाया और वह झटक दिया गया। मैंने स्वप्न देखे और चटाई की तरह अपनों के बीच बिछा उठाकर फेंक दिया गया अंधेरी भयावह सुरंग में। मैंने वहां भी रोशनी तलाश की। अब मैं मार दिया जाऊंगा उन्हीं के नाम पर जिनके लिए संसार देखा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। ये जो कविता मैंने पढ़ी, इस कविता की मुझे याद हो आई उत्तरकाशी के निर्भीक पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमय मौत से। राजीव प्रताप एक पोर्टल के लिए काम करते हैं। वे अपनी निर्भीक लेखनी के लिए, अपने निर्भीक वीडियोस के लिए जाने जाते हैं और अब वो राजीव प्रताप नहीं रहे। राजीव प्रताप की मौत अभी तक तय नहीं है कि उनको मार डाला गया है या वो दुर्घटना थी, लेकिन उनकी मौत ने मुझे एक कविता याद दिलाई। इस कविता के रचयिता हैं उमेश डोभाल। वही उमेश डोभाल जिनको आज भी उत्तराखंड याद करता है, पूरा पत्रकारिता याद करता है उनकी निर्भीक लेखनी की। पहले बात करते हैं राजीव प्रताप। राजीव प्रताप एक पोर्टल के लिए काम करते थे और अपनी निर्भीक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। उनका शव जोशीवाड़ा बैराज से प्राप्त हुआ है। वे 12 दिन तक लापता रहे। उनके परिवार ने गुमशुदगी की और उनका अपहरण होने की आशंका जताते वक्त पुलिस में रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने उनको ढूंढने का निश्चित रूप से प्रयास किया होगा और अब उनकी गाड़ी और उनकी बॉडी जोशीवाड़ा बैराज से मिली। परिवार आरोप लगा रहा है, राजीव प्रताप का परिवार आरोप लगा रहा है कि यह दुर्घटना नहीं। प्रारंभिक जांच में पुलिस को लगता है ये दुर्घटना है। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है, लोगों से बातचीत की है, उसके अनुसार राजीव प्रताप अंतिम बार अपनी गाड़ी में अकेले देखे। लेकिन परिवार से संतुष्ट नहीं है। परिवार का आरोप है, उनकी पत्नी मुस्कान का कहना है कि राजीव ने आखिरी बार उनसे जब बात की थी तो कहा था कि उत्तरकाशी जिला अस्पताल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां की बदहाली और भ्रष्टाचार का वीडियो अपलोड करने के बाद से उन्हें धमकियां मिली। ऐसा राजीव प्रताप ने अपनी पत्नी को कहा। इस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि राजीव प्रताप इस वीडियो के जरिए उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहना चाह रहे हैं। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ रात को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी लिखा पड़ा है। लगातार एम्बुलेंसेस खड़ी है, सामने इमरजेंसी वार्ड है। ट्रॉमा सेंटर के ऊपर मैं हूँ अभी यहाँ देखिए आप, सूचना थी कि यहाँ पर शराब का सेवन किया जाता है, लेकिन उस सूचना का ये देखिए, हम उसका जब तहकीकात करने आते हैं यहाँ पे तो ये देखिए आप, ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ के जो सीएमएस हो गए, सीएमओ हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस छत पे आते होंगे। ये देखिए शराब की बोतलें यहाँ पे पड़ी पड़ी हैं, बियर की बोतलें यहाँ पड़ी पड़ी हैं। और मैं इस तरफ आपको ले जाता हूँ। ये पूरा ऐसा है कि जैसे रेफर सेंटर बना रखा है। हाँ, पूरा है यहाँ। मतलब जैसे सुबह हुआ, सुबह मतलब मेरी बहन ना चल पाई ना, कुछ उन्होंने बीपी कराने के लिए नीचे ले जाए। मतलब कोई उठाने वाला है नहीं, कोई साथ में ना कोई कुछ। और जब शाम को आते हैं बीपी चेक करने तो ऊपर आते हैं सीधे। मैं बोलना चाहता हूँ तब आगे प्रशासन की मर्जी है। तो क्या आप कहाँ से हैं, किस गाँव से हैं? मैं बड़कोट से यार पढ़ाई करता हूँ यहाँ ना, बीएससी कर रहा हूँ। के बारे में आप थोड़ा सा आगे जब आएंगे देखेंगे इस तरफ तो ये पूरी गंदगी आपको दिखेगी। ऐसा कुछ चीज़ है कि मैं इस हॉस्पिटल के बारे में अच्छा दिखा सकूँ? कोशिश करूँगा कि आप कमेंट कीजिएगा कि मैं कुछ अच्छा दिखाऊँ। गंदगी का अंबार लगा पड़ा है चारों तरफ। और ये देखिए जरा, स्वीपर आया होगा इसमें, ये देखो, ये तो यहाँ ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल ये तो हॉस्पिटल में मदिरालय बन गया है। जैसे मदिरालय ना, ये मदिरालय बन गया है एकदम। इस वीडियो में अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं की अव्यवस्था, दवाओं की कमी और कर्मचारियों के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का जिक्र करते हुए राजीव प्रताप नजर आ रहे हैं। वीडियो के अपलोड होते ही, जैसा उनकी पत्नी ने बताया, उन्हें धमकियां मिलने लगी थी कि इसे हटा लिया जाए। यह वही वीडियो है जिसने शायद उनके जीवन पर संकट ला दिया। अभी कहना
कठिन है कि उनकी हत्या हुई है या ये दुर्घटना थी, लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है कि उनका अपहरण किया गया और उनका मर्डर किया गया। और ऐसा इस वीडियो के अपलोड होने के कारण हुआ है, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में फैले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पुलिस ने शव बरामद होने के बाद सड़क दुर्घटना की संभावना बताते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन पत्रकारों के संगठन और राजीव प्रताप का परिवार इसे सिरे से खारिज कर रहा है। इन सबका कहना है कि राजीव की हत्या हुई है क्योंकि वो लगातार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही जो उत्तराखंड में अपने चरम पर चौतरफा नजर आती है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पत्रकार संगठन इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करने की कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जिसे हम सीपीजे कहकर पुकारते हैं, उसने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से और राज्य सरकार से पारदर्शी जांच कराने की मांग की। राजीव प्रताप की इस प्रकार से हुई मौत, रहस्यमय मौत अभी आप इसे कह सकते हैं, उसने हमें 1980 का दशक याद दिला दिया। 1980 जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे और हमारे पहाड़ वास्तव में देवभूमि थे, शांत वादियां थी। आज की तरह चौतरफा परसा, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार तब हमारे पहाड़ों में नहीं। उस समय भी एक युवा पत्रकार, एक 38 वर्षीय पत्रकार उमेश डोभाल उत्तराखंड में पनप रही कुसंस्कृति के ऊपर कलम उठा रहे थे, लिख रहे। वे लगातार पहाड़ों में तेजी से बढ़ रही शराब की प्रवृत्ति पर, शराब की तस्करी पर, अवैध शराब के बढ़ते कारोबार पर लिख रहे। उस दौरान पौड़ी गढ़वाल में एक शराब माफिया हुआ करता था जिसका नाम मनमोहन सिंह नेगी था। उसके खिलाफ उमेश डोभाल लगातार अपनी कलम उठा रहे थे और उमेश डोभाल एक दिन मई 1988 में गायब हुए। बहुत हो हल्ला मचा था, बड़ा लंबा प्रकरण है। उमेश डोभाल की मौत को लेकर बड़े सवाल उठे थे, जनता आक्रोशित हो गई थी, देश भर के पत्रकार आक्रोशित हो गए थे और इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने की थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने न केवल मनमोहन सिंह नेगी बल्कि उनका साथ देने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को भी चिन्हित किया था, चार्जशीट किया था। अंततः 1992 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उच्चतम न्यायालय से ये सब बरी कर दिए गए थे, क्योंकि 1994 अप्रैल 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, क्योंकि पुलिस जांच में हालांकि चार्जशीट किए गए थे लेकिन प्रमाण नहीं मिल पाए थे। उमेश डोभाल का शव भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई थी। जिसने भी उमेश डोभाल को मारा था, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो सीबीआई की जांच है उसमें, कि किस प्रकार मनमोहन सिंह नेगी और उनके साथियों ने सन एंड स्नो होटल एक था वहां पर पौड़ी में, वहां पर से उमेश डोभाल को उठाया, उनको मारा, उनके शव को दफन कर दिया और पुलिस उस शव को बरामद नहीं कर पाई। उमेश डोभाल को आज भी हम याद करते हैं। उनको याद करते हैं इसलिए क्योंकि वो निर्भीक पत्रकार थे और उस दौर में जब हमारे पहाड़ शांत थे, जब हमारी भूमि सही अर्थों में देवभूमि कही जा सकती थी, उस समय उमेश डोभाल ने समझ लिया था कि आने वाला समय, भविष्य इन पहाड़ों का क्या होगा और वो उसको रोकने का प्रयास करते थे। उमेश डोभाल अद्भुत कवि भी थे। जो कविता मैंने आपको सुनाई वो उन्हीं की लिखी कविता थी। 25 मार्च 1988 को उनकी हत्या हुई थी, जैसा कि सीबीआई की जांच में सामने आया, लेकिन उनके हत्यारे अंततः छूट गए। राजीव प्रताप और उमेश डोभाल की कहानी हमको क्या बता रही है? ये बहुत गंभीर बात है। उमेश डोभाल 1988 में मारे गए और आज राजीव प्रताप, जिनको मारा गया या दुर्घटना थी, लेकिन संशय पैदा हो रहा, चेतावनी मिल रही है कि आज पहाड़ और ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं और पत्रकारिता करना अब ज्यादा खतरनाक हो गया है। जरूरी नहीं कि राजीव प्रताप की हत्या हुई, जरूरी नहीं कि राजीव प्रताप का अपहरण हुआ। बहुत संभव है कि सही में वो दुर्घटना में मारे गए,
लेकिन घबराहट देखिए पत्रकारों के बीच में, घबराहट देखिए पत्रकार संगठनों में, कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनकी हत्या हुई, और आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो। इसलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच कराने की मांग सीपीजे भी कर रहा है, राजीव प्रताप का परिवार भी कर रहा है, और तमाम पत्रकार संगठन कर रहे हैं। और ये कहानी पूरे केवल उत्तराखंड की नहीं है, पूरे देश में पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। प्रतिरोध का स्वर सुनने को कोई तैयार नहीं है। एक अच्छा संकेत है, वो अच्छा संकेत ये है कि युवा जाग रहा है इस देश का, और उस युवा के जागने से सरकारें झुक रही हैं। जैसा हमने अभी 21 सितंबर को पटवारी भर्ती में हुए पेपर लीक के मामले में देखा कि अंततः उत्तराखंड की सरकार को बैकफुट में आना पड़ा, और इस पूरे पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराए जाने की संस्तुति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को करनी पड़ी। ये युवाओं की जीत है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी हार है उत्तराखंड के सिस्टम की। जनता का विश्वास अपनी जांच एजेंसियों पर बिल्कुल नहीं रहा है, इसलिए हर मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा जांच कराए जाने की मांग उठने लगी, जैसा कि राजीव प्रताप की मौत के बाद अब मांग उठ रही है। देश में लगातार पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। कई चर्चित मामले हैं, आप जानते हैं हरियाणा में सिरसा में एक छोटा सा अखबार पूरा सच नाम का एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे रामचंद्र छत्रपति। पूरा सच एक टेबलॉइड, और उसमें उन्होंने बड़ा साहस दिखाते हुए, बहुत हिम्मत दिखाते हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का काला सच सामने लाने का प्रयास किया था, और ये छत्रपति की हत्या कर दी गई। रामचंद्र छत्रपति मार डाले गए। 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या करी गई। इस केस में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, और 2019 में फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच में सच सामने आया, और अदालत ने गुरमीत राम रहीम और उसके 3 गुर्गों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह दुर्लभ उदाहरण है जब पत्रकार की हत्या में न्याय हुआ। हालांकि ये न्याय अधूरा है। ये जो राम रहीम नाम का डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, ये फुल्ली प्रिविलेज्ड अपराधी है। इसको लंबे लंबे पेरोल हरियाणा की सरकार देती है, क्योंकि इसके पास एक बड़ा वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के चलते ये अपराधी, एक पत्रकार की हत्या का अपराधी और तमाम प्रकार के यौन शोषण का अपराधी बाहर आता है, भारी कारवां लेकर गुजरता है। इसके अनुयायी अभी भी कम नहीं हुए हैं, क्योंकि समाज पूरी तरह भ्रष्ट हो चला है। आप जानते हैं कि आसाराम बापू के केस में भी ऐसा ही है। उसके अनुयायी अभी भी कम नहीं हुए। वो अभी भी मानते हैं कि आसाराम बापू निर्दोष है, उनका भगवान है। ठीक इसी प्रकार राम रहीम के सच्चा डेरा सौदा से जुड़े अनुयायी आज भी उसको फॉलो करते हैं, और हमारा सिस्टम इतना लचर है, इतना करप्ट है कि उसको लंबी लंबी पैरोल दी जाती है। वो कई कई दिन लगातार जेल से बाहर ऐशोआराम की जिंदगी गुजारते हैं। बिहार में 1916 में सिवान में वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार के हत्या कर दी गई। माना जाता है कि उनकी रिपोर्टिंग से स्थानीय अपराध और राजनीति का जो गठजोड़ है, जो माफिया है, वो नाराज था। 2015 में उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते थे, योगेंद्र सिंह को पुलिस छापे के दौरान जला दिया गया था, जिंदा जलाया गया था, और बाद में उनकी मौत हो गई। उन्होंने अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की थी। 2015 बहुत पुराना समय नहीं है। 1999 में आपको याद होगा, एक पत्रकार, शायद इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार थी, शिवानी भटनागर, उनकी हत्या हो गई थी, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कोई शर्मा थी, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनका नाम आया था, और इस प्रकरण की भी संभवतः सीबीआई जांच हुई, लेकिन ये शर्मा भी बाद में छूट गए। 1991 में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सामाजिक सरोकार रखने वाले कार्यकर्ता शंकर गुहा नियोगी की हत्या को भी आप याद कीजिए। उन्होंने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी और उन्हें गोली खानी पड़ी थी। शंकर गुहा नियोगी लगातार छत्तीसगढ़ के मजदूरों के हक में लिखा भी करते थे।
इन घटनाओं से साफ है कि पत्रकारिता और सामाजिक संघर्ष की कीमत अक्सर जान देकर चुकानी पड़ती है इस मुल्क में। राजीव प्रताप और उमेश डोभाल जैसे पत्रकार हमें याद दिलाते हैं और दिलाते रहेंगे कि सच्चाई लिखना अब दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। लेकिन अगर समाज इन आवाजों की रक्षा नहीं करेगा, इनके साथ खड़ा नहीं होगा, तो यकीन मानिए लोकतंत्र की नींव जो लगातार खोखली होती जा रही है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जरूरत है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बने। कोई उनके साथ अनहोनी होती है तो पारदर्शी जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, मगर ऐसा होता नजर नहीं आता। स्मरण रहे कि राजीव प्रताप की मौत, चाहे वो दुर्घटना हो या उनकी हत्या की गई हो, वो एक परिवार का नुकसान भर नहीं है, वो पूरे समाज के लिए चेतावनी है। यदि उनको मारा गया है, उत्तरकाशी के अस्पताल के बारे में जो रिपोर्ट की थी उसका वीडियो अपलोड करने के लिए, तो यह चेतावनी है पत्रकारों के लिए। 3 दशक पहले एक निर्भीक पत्रकार उमेश डोभाल की हत्या कर दी गई थी और उसके हत्यारे अंततः सीबीआई जांच के बाद भी छूट गए थे। और अब पत्रकारों को चेतावनी देने का काम यही माफियाओं का गठजोड़ कर रहा है। यदि राजीव प्रताप की हत्या हुई है कि बहुत ज्यादा लिखोगे, बहुत ज्यादा ईमानदारी से लिखोगे, लोकतंत्र की चिंता करते हुए लिखोगे, तो तुम भी मार दिए जाओ। इसलिए जरूरी है कि समाज ऐसे पत्रकारों की रक्षा के लिए आगे आए, इनके परिवार को न्याय देने के लिए आगे आए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ एक और बहुत अच्छी कविता से जो उमेश डोभाल ने ही लिखी और जिसमें भी भविष्य अच्छा होगा, सुनहरा होगा, इसकी कामना कर रहे हैं। उमेश डोभाल कहते हैं, जहां हो जैसे हो, जहां हो जैसे हो, फुसफुसाहटों को स्वर दो। स्वर जो संकेत है बर्फ गिरते शहर में सरपट भागते घोड़े की तरह नहीं, अलकनंदा के बहाव की तरह धीरे धीरे आएगा पसंद। पतझड़ के नंगे पेड़ बसंत की पूर्व सूचना दे रहे हैं। मिट्टी, पानी और हवा से ताकत लेकर तने से होता हुआ शाखाओं प्रशाखाओं में पहुंचेगा बसंत। अंधेरे में जहां आंख नहीं पहुंचती है, अंधेरे में जहां आंख नहीं पहुंचती है, लड़ी जा रही है एक लड़ाई। खामोश हलचलें अंदर ही अंदर जमीन तैयार कर रही है। जागो, बसंत दस्तक दे रहा है। धन्यवाद।